नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर, मेरे साथ मौजूद हैं प्रतिमा, प्रीति और रवि। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा हुआ है। नमाज पढ़ रहे लोगों का पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप। नाराज लोगों ने इंद्रलोक थाने का घेराव किया। आरोपी पुलिसकर्मी को दिल्ली पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब घेराव किया। इंद्रलोक में ये पूरा घटना हुई जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे कुछ लोग। नाराज लोगों ने इंद्रलोक थाने का घेराव किया। आरोपी पुलिसकर्मी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जगह जगह पर निगरानी रख रही है और लोगों का कहना है कि जो दोषी पुलिसकर्मी इस वक्त हम इंद्रलोक इलाके में मौजूद है। काफी लोग गुस्से में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी तादाद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे यहाँ पर रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पे लगातार लोग जो है वो नाराजगी के चलते नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस जो है काफी तादाद में तैनात की गई है। यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। तो जिस तरह से घटना हुई है उसको लेकर यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन को एहतियातन तैनात किया गया है, जो कि जगह जगह पर निगरानी रख रही है और लोगों का कहना है कि जो दोषी पुलिस एक्शन जो है। और इंद्रलोक में ही मौजूद है इस वक्त TV9 भारतवर्ष संवाददाता विवेक शर्मा। विवेक, अभी क्या स्थिति है और क्या जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है आरोपी पुलिसकर्मी को, उसके बाद संतुष्ट हैं वो तमाम लोग जो हंगामा कर रहे थे? देखिए इस वक्त हम इंद्रलोक में मौजूद है जहां पे RAF और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों को काफ़ी तादाद में तैनात किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ शकील मौजूद है। शकील से सीधे बातचीत करते हैं। शकील जी, जिस तरह से वीडियो सामने आया उसके बाद आप लगातार मांग कर रहे थे कि आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाए, तो अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है, तो अब पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप लोग? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। और क्योंकि उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया और उसकी कॉपी हमें DCP साहब ने ये कॉपी हमें दे दी है, तो मैं कहना चाहूँगा अपने सभी भाइयों से, साथियों से कि अब हमें इसके खिलाफ एक्शन ले लिया है। 3 महीने के लिए उसे सस्पेंड कर दिया है और हम लोग कोर्ट में इसका केस लड़ेंगे। अब इस समय शांति बनाए रखें, देश में अमन और शांति पैदा रखें और यहाँ पे भीड़ ना लगाएं, जमावड़ा ना लगाएं, क्योंकि पुलिस ने हमारी मांग को माना है और ऐसे पुलिस वाले को दोषी मान लिया गया है। तो यहाँ पे कुछ लोग आए थे तो उन्हें समझा बुझा के भेज दिया गया है? हाँ बिल्कुल, उनको समझा के भेज दिया गया है, क्योंकि इस देश में सांप्रदायिकता नहीं फैलानी है, हमें भाईचारा बना के रखना है हमेशा, और ये भाईचारे का देश है और हमने एक भाईचारे का संदेश देना है। देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ पर रास्ता पहले ब्लॉक कर दिया गया था, उसे खोल दिया गया है। RAF के जवानों को भी यहाँ पे एहतियात के तौर पर तैनात किया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे RAF के जवान जो हैं वो आपको नजर आएंगे, जो कि यहाँ पे पहुँच चुके हैं और चप्पे चप्पे पर यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। तो RAF के जवानों की टुकड़ी को यहाँ पर तैनात किया गया है। एहतियात के तौर पर समझा बुझाकर लोगों को घर भेजा जा रहा है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो किसी भी तरह का रिस्क पुलिस नहीं लेना चाहती। पुलिस का कहना है कि यहाँ पे लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है। जो लोग आसपास खड़े हैं, जो भीड़ कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे RAF के जवानों की टुकड़ी को भी तैनात कर दिया गया है। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी, स्पेशल CP, ज्वाइंट CP, DCP के कई अधिकारी जो हैं वो पहुँच चुके हैं। तो जिस तरह से तकरीबन 1 से 1.5 बजे के आसपास जो वीडियो सामने आया था, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक पुलिसकर्मी 2 लोगों के साथ बजरता करता हुआ नजर आ रहा है, वो नमाज पढ़ते लोगों के साथ बजरता करता नजर आ रहा है, तो उसको देखते हुए पुलिस ने एक्शन ले लिया है और भी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। पहले यहाँ पे रास्ता जो है वो चारों तरफ से बंद था। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को घर भेजना शुरू कर दिया है और रास्ते को खोल शुक्रिया विवेक आपका इस जानकारी के लिए। यानी अब इस पूरे इलाके में शांति है और हंगामा जो है वो बंद हो चुका है, क्योंकि डिमांड्स जो तमाम लोग कर रहे थे कि इस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाए, एक्शन हो चुका है। इंद्रलोक हंगामे पर दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। कहा गया है कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया जा रहा है। और जो ताजा जानकारी हमारे संवाददाता हमें दे रहे हैं, जो आरोपी पुलिसकर्मी था इस मामले में, उसे सस्पेंड कर दिया गया है 3 महीने के लिए, जैसा कि तमाम लोग डिमांड कर रहे थे। दोपहर को जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी, कुछ लोग सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे और उसी वक्त एक पुलिसकर्मी ने नमाजियों के साथ बदसलूकी की थी।
कार्रवाई की है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो दोपहर में ये तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद लोगों की नाराजगी बढ़ी, थाने का घेराव किया गया, डिमांड की गई कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। विवेक, क्या अब इस पूरे मामले को पुलिस ने जिस तरह से संवेदनशीलता दिखाई है और पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है, 3 महीने के लिए सस्पेंशन हो गया है, अब तमाम लोगों की नाराजगी को शांत कर लिया गया है, खत्म समझा जाए ये मामला? देखिए बात की जाए तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका कहना है कि वो यही चाहते थे कि आरोपी जो पुलिस वाला है उसे सस्पेंड कर दिया जाए। तो अब उसे सस्पेंड कर दिया गया तो ये लोग निश्चिंत है, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस और आरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ठीक इसी जगह की ये वीडियो जो वायरल हो रही है वो थी, और यहाँ पर जो सड़क के ऊपर नमाज पढ़ा जा रहा था तकरीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास की बात है, और यहाँ पर जब नमाज पढ़ी जा रही थी तभी एक पुलिसकर्मी जो यहाँ पर नमाजियों को हटाने की कोशिश कर रहा था, उसने यहाँ पर एक दो नमाजियों से बदतमीजी की, जिसके बाद जी वो वीडियो तो हमने देखा, लेकिन विवेक ये बताइए कि नमाज सड़क पर पढ़ने की नौबत क्यों आई? देखिए यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो यहाँ पे लगातार नमाज पढ़ते रहते हैं और यहाँ पर जो है किसी भी तरह की दिक्कत वो लोगों को नहीं देते, और आज अचानक क्या हुआ जो पुलिसकर्मी यहाँ पे हटाने आ गए। तो यहाँ पर जो ये जगह है इसके ठीक सामने आपको ये मस्जिद नज़र आएगी। ये मस्जिद के ठीक सामने ये सड़क है जो कि 30 हज़ारी कोर्ट की तरफ जाती है, और यहाँ पर आदि रोड पर हर शुक्रवार को बताया जाता है कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। तो कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे नमाज पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपसे पूछूंगा, एक सवाल का जवाब मेरा चाहिए कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी तो सड़क पे नमाज पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्या वजह थी? सड़क पे नहीं पढ़ी है नमाज, सड़क नहीं पढ़ी थी, यहाँ साइड में पढ़ी थी नमाज, साइड में पढ़ रही थी। हाँ ये वीडियो है मेरे पास, ये देखो ये साइड है, सड़क चालू है, देखो सड़क चालू है, आधी सड़क जो है पूरी चल रही है। ये पूरी देखो लात मार रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये थप्पड़ मार। नमाज पढ़ने की जरूरत क्या हुआ? क्या यहाँ पे रोज पढ़ी जाती है? नहीं नहीं, ये कभी कभी ऐसा होता है ना जल्दबाजी में जो है ना यहाँ साइड में पढ़ लेते हैं। अच्छा, जल्दबाजी में जगह जो जुमा आता है, जुमे की भीड़ होती है, काफी दूर से अतराफ से आदमी लोग आते हैं यहाँ पे, तो भीड़ हो जाती है। भीड़ होने की वजह से यहाँ पे नमाज भीड़ होने की वजह से हमने रोड को रोका नहीं है, रोड को नहीं रोका, रोड चालू था, वो तो वीडियो में दिख रहा है रोड चल रहा है। हाँ बिल्कुल 5 मिनट की बात थी बस, उसने आके लात मारी है। तो आप लोग संतुष्ट हैं अब जिस तरह से एक्शन ले लिया गया हाँ है? अभी जो एक्शन ले लिया गया है हम उससे संतुष्ट हैं अभी। जी जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि लोग, इनका ये कहना था कि जो आज के दिन है शुक्रवार का दिन, यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए पहुँचते हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर इस जगह पे जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर लोग जो है वो नमाज पढ़ते हैं। इनका कहना है कि आज जिस तरह से पुलिसकर्मी आया था और उसने नहीं विवेक, तो ये बताइए क्योंकि आप वहां पर खुद मौजूद हैं, उसी रोड पर मौजूद हैं जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, उसके बाद पुलिस वाले वहां पर आए और नमाजियों को हटाने की कोशिश की गई। नमाज जब पढ़ी जा रही थी तो यहाँ का रास्ता कुछ रुका था क्या, जिसकी वजह से पुलिस ने ये एक्शन लिया और नमाजियों को हटाने की कोशिश हुई और उसी में बदसलूकी भी हो गई? देखिए बात की जाए तो इस मामले में पुलिस का कहना है कि हमने एक्शन ले लिया है, लेकिन रास्ता जो है वीडियो में बंद नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सड़क के किनारे यहाँ पर जो आधी सड़क है वहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए थे और एहतियात के तौर पर पुलिसकर्मी यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ से हटाने की यहाँ पर बात की जा रही थी कि यहाँ से हट जाएं, सड़क के किनारे पर भी यहाँ पास में भी आप नमाज ना पढ़ें, ये कहा गया था, जिसके चलते ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल पूरी तरह से चलता रहा। वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि आधी सड़क जो है करीब वो उस पर नमाज पढ़ी जा रही थी और आधी सड़क पर जो है ट्रैफिक चल रहा था। तो पुलिस यहाँ पे हटाने के लिए आई थी और अचानक ये जो पुलिसकर्मी है इसने यहाँ पे जो बदतमीजी की उसके चलते गुस्से में आए। देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में लोग एक बार फिर इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पर लगातार उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। विवेक, आप बता रहे हैं और जिनसे बात आप कर रहे हैं वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई उससे हम संतुष्ट हैं, तुरंत ही कार्रवाई कर ली गई पुलिस द्वारा, लेकिन उसके बावजूद अभी फिर वहाँ भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। तो क्या कोई प्रतिनिधि है वहाँ पर उनका, या कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है जो लोगों से कहे कि वो इकट्ठा ना हो और ये बात अब यहाँ खत्म करें क्योंकि कार्रवाई हो गई है? क्योंकि आमतौर पर संतुष्ट लग रहे हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भीड़ इकट्ठा हो रही है।
देखिए, इनके जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने इनको कहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाएं क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन एक बार फिर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। पुलिस लगातार इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। इसमें कई तो ऐसे हैं जो कि नाबालिग हैं और कई ऐसे हैं जो यहाँ पर कहीं और से आए हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। समझाने बुझाने की कोशिश की गई थी। जो सीनियर लोग थे उन्होंने भी कहा था कि आप लोग वापस चले जाएं, लेकिन रहकर ये लोग जो हैं एक बार फिर सड़क के बीचों बीच आ जाते हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। सीनियर अधिकारी समझाने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लोग बार बार यहाँ पर क्यों आ रहे हैं और क्या चाहते हैं। तो सीधे आगे की तरफ लेकर चलूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे पूछूंगा, आप लोग यहाँ पे आप आए हैं, अभी कार्रवाई तो हो चुकी है, तो आप बार बार यहाँ पे क्यों? ये पता नहीं सर, इसके लिए तो अच्छी बात है, दिल्ली पुलिस ने साथ दिया है, अच्छी बात है। उसमें अब जो है अब एक बार फिर रोड पे क्यों आ रहे हैं आप लोग? पब्लिक को कोऑपरेट करना चाहिए, गलत बात है। इस अब तो जो होना था वो तो हो चुका है। अब तो सर संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। बाकी जो कुछ लोग हैं उधर मजा रहे हैं, गलत बात है ये। तो ये यहाँ के लोग हैं, इनका कहना है कि कुछ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं जो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं वो पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ। और TV9 भारतवर्ष भी ये अपील लगातार कर रहा है कि शांति बनाए रखें। वैसे भी इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशीलता से दिल्ली पुलिस ने भी हैंडल किया है। और जो लोग डिमांड कर रहे थे इस बदसलूकी के बाद कि पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, अब ये जानकारी साफ तौर पर मिल रही है। और प्रोटेस्टर्स को ये बता भी दिया गया है कि 3 महीने के लिए उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है जिसने नमाजियों के साथ बदसलूकी की थी। लेकिन अभी भी वहां पर लोग जमा हैं। हालांकि जो नाराज लोग हैं वो भी ये मान रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले में प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है और उनकी जो डिमांड थी उसे मान लिया गया है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो लोग हैं वो शांति बनाए रखें। और TV9 भारतवर्ष भी ये अपील कर रहा है तमाम लोगों से कि इलाके में शांति बनाए रखें। और अब बात राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन चीन और पाकिस्तान की साजिश की। तो राम मंदिर से जुड़ी बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन TRF ने रची थी साइबर साजिश। राम मंदिर प्रसार भारती की साइट निशाने पर थी। धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते थे आतंकी संगठन। चीन पाकिस्तान ने के अपने साइबर सेंटर से भी मदद ली थी और इस तरह से एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, ये खबर सामने आ रही है। और इस पूरे मामले में आतंकी संगठन TRF का नाम सामने आ रहा है। TRF के द्वारा यह साइबर साजिश रची गई थी राम मंदिर प्रसार भारती की साइट पर अटैक। तो ये बड़ी खबर सामने आई। इस बीच आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के दिन बड़ी आतंकी साजिश को लेकर क्या कुछ खुलासे हुए हैं। टारगेट पर क्या था? टारगेट पर राम मंदिर प्रसार भारती की वेबसाइट थी। पहली कोशिश सीधे हैकिंग कर अटैक करने की थी और दूसरी कोशिश की बात करें तो यूपी सरकार के सर्वर से एंट्री की कोशिश की गई। तीसरी कोशिश पे केंद्र की साइट से यूपी सरकार के सर्वर में घुसपैठ की कोशिश की गई। हालांकि इन तीनों ही कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन बड़ी साजिश, TRF का प्लान क्या था ये आपको बताते हैं। राम मंदिर प्रसार भारती की साइट को हैक करना, साथ ही साथ साइट की वॉल पर बाबरी मस्जिद की तस्वीर लगाना, ये पूरी तरह से कोशिशें की जा रही थी। बाबरी की तस्वीर के साथ भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने की तैयारी थी। धार्मिक भावनाएं भड़काकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी और किसी भी तरह राम मंदिर के कार्यक्रम को बाधित करना इनके फोकस एरिया में शामिल था। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी इस पूरे मामले पर पीयूष पांडे, जिन्होंने इस खबर को TV9 भारतवर्ष पर रिपोर्ट किया, वो जुड़ रहे हैं। साथ ही अरविंद कुमार जैन, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश, वो हमारे साथ हैं। प्रोफेसर गीतिका वशिता, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रही हैं।
सबसे पहले मैं शुरुआत पीयूष आपसे करना चाहती हूँ। पीयूष, जरा ये बताइए, ये खबर लगभग परसों इस बात का खुलासा हुआ था। इस खबर को आपने ही TV9 भारतवर्ष पर पोस्ट किया था, जानकारी साझा की थी। किस तरह से पूरी तैयारी थी, इसका खुलासा कैसे हुआ और कैसे इस पूरी साजिश को नाकाम किया गया? बिल्कुल, देखिए, अहम बात यह है कि गृह मंत्रालय इस मामले में पहले से सतर्क था। जब अक्टूबर 2023 में ये बात चर्चा में आई कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब से जो TRF था वो सक्रिय था इस मामले में। बाकायदे पाकिस्तान से, चीन से और हैदराबाद से भी कई प्रयास हुए, लेकिन वो प्रयास साइबर अटैक के नहीं थे, बल्कि जो वेबसाइट्स हैं उनको ओपन करने के थे। तो ऐसी स्थिति में जब जांच की गई है तो उसमें जो फायरवॉल पर अटैक हुए हैं और उसमें जो निशान, यानी कि जब किसी चीज़ पर अटैक होता है तो जाहिर सी बात है कि जो मल्टीपल जो IP एड्रेस कलेक्ट किए गए थे उनसे ये जानकारी सामने आई है कि TRF इस मामले में साजिश रच रहा था और उस साजिश का पूरा मकसद देश का माहौल बिगाड़ना था, वो भी उस दौरान जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देश में चल रहा हो, क्योंकि लगातार इस मामले में आतंकी संगठनों की ओर से धमकियां दी गई थी और वो ये दावा कर रहे थे कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास करेंगे और यही प्रयास उन्होंने साजिश रचकर किया। TRF एक आतंकी संगठन है जो लश्कर तैयबा की एक शाखा है और उसने पहल ये प्रोग्राम किया कि किसी भी तरह से राम मंदिर की जो मेन वेबसाइट है उसकी फायरवॉल को तोड़ करके उसमें प्रवेश कर जाएं और वहां पर आतंकी संदेश डालें, बाकायदा लोगों को भड़काने के लिए संदेश डालें, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई क्योंकि गृह मंत्रालय इस मामले में पहले से सक्रिय था और सारी इस तरह की जो कोशिशें थी उन्हें नाकाम किया गया। पीयूष बने रहे हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ मौजूद हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं। गीतिका, एक दो नहीं, जिस तादाद में अटेम्प्ट किए गए, कोशिश की गई, जिस तरह से फायरवॉल को भेदने की कोशिश की गई और चीन, पाकिस्तान, हैदराबाद के अलग अलग IP एड्रेस से लगभग ऐसा बताया जा रहा था कि लाखों में नहीं करोड़ों बार में इस तरह के अटेम्प्ट किए गए। तो कितना मुश्किल होता है इस तरह का जब एक कंसर्टेड यानी इकट्ठा होकर ऐसा जब साइबर अटैक किया जाए उससे निपटना, क्योंकि हमने बखूबी उससे निपटा है, तो कितना मुश्किल था वो और उससे कैसे निपटा गया? गीतिका, आपका ऑडियो म्यूट है, आप अनम्यूट कर अगर अपनी बात कहें। माफ कीजिएगा। ये भी एक घुसपैठ का तरीका है। तो जो भी हमलावर है वो अलग अलग कंप्यूटरों के द्वारा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और एक नेटवर्क में घुसकर घुसपैठ कर वो कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश करते हैं और ये एक आसान काम नहीं है। पर खुशी की बात ये है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे फायरवॉल हैं, इस घटना को उन्होंने अंजाम तक पहुंचने से रोका। पर ये एक आसान काम नहीं है कि पूरे नेटवर्क में और इतने सारे कंप्यूटरों को आप घुसपैठ कर सब पर आप अपना एक मैसेज फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके सवाल का यही जवाब है कि इस घुसपैठ को अंजाम देना भी आसान नहीं है और इससे जो हमने अच्छे से बचाव करी वो भी एक बहुत ही प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, हमारी सारी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी हैं, तो काफी सराहनीय है ये। बिल्कुल गीतिका जी, और अरविंद कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी के DGP रह चुके हैं। जैन साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि आतंकियों की मंशा ऐसा कंटेंट पोस्ट करके सांप्रदायिक सौहार्द को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की थी, शांति भंग करने की थी। लेकिन ऐसे में जो साइबर सिक्योरिटी का हमारा पूरा कवच है उसे और कितना मजबूत करने की जरूरत नजर आती है ताकि आगे भी आतंकी इस तरह के इरादों में कामयाब ना हो पाए। देखिए, मैं SSP फैजाबाद भी रहा हूं जी और 4 बार इस जोन का IG रहा हूं। मैं जानता हूं वहां की संवेदनशीलता क्या है। टेररिस्ट अटैक भी हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सिक्स फॉर जस्टिस के 3 कार्यकर्ता पकड़े गए थे, वो वहां पे रेकी कर रहे थे, पन्नू के भेजे गए थे और उनका भी इरादा ये था कि किसी तरीके से कार्यक्रम में विघ्न डालें,
क्योंकि वहां पर एटीएस, एसटीएफ की सारी टीमें और सीनियर ऑफिसर सब लगे हुए थे और जबरदस्त व्यवस्था थी यूपी पुलिस की तरफ से, इसलिए फिजिकल अटैक करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना कि इस प्रतिष्ठा समारोह को किसी प्रकार से भंग किया जाए और वहां पर बाबरी की फोटोग्राफ वहां पर पोस्ट करके लगा के वॉल के ऊपर कार्यक्रम को में बाधा पहुंचाई जाए, धार्मिक भावनाएं भड़काई जाएं। इसकी भी तैयारी थी। ये बहुत पहले से हर फ्रंट पर तैयारी चल रही थी कि कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई घुसपैठ की जा सकती है। तो वही है, घुसपैठ में वो सक्सेसफुल नहीं रहे। आगे भी हमें इसके प्रति बड़ा अलर्ट रहना होगा। ये बड़ा संवेदनशील स्थान है, बहुत मुंह की खाई है लोगों ने और उनको इस बात का बड़ा गम है कि ये इतना जबरदस्त वहां पे कार्यक्रम संपन्न हुआ। लाखों की भीड़ प्रतिदिन वहां पर जा रही है। लगातार इसके लिए बड़े बड़े पुख्ता पुलिस के प्रबंध चल रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी स्नान के दौरान, किसी भी त्योहार के दौरान कभी भी कोई घटना कारित की जा सकती है। इसलिए बिल्कुल, और इसकी पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि खास करके सरहद पार बैठे जो आतंक के आका हैं उनको ये शांति, उनको ये सांप्रदायिक सौहार्द रास नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। गीतिका जी आपका भी और जैन साहब आपका भी। साइबर हमले होने की पहले से आशंका थी। साइबर अटैक रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने बाकायदा एक टीम बनाई थी। देखिए अब इस पूरे हमले को कैसे नाकामयाब किया गया उसकी पूरी डिटेल भी सामने आ रही है। गृह मंत्रालय की टीम में आईबी और साइबर सेल के एक्सपर्ट लगे थे। गृह मंत्रालय की टीम ने साइबर हमलों को नाकाम किया। आगे बढ़ते हैं। होली के बाद पीएम का बड़ा चुनावी अभियान। देश भर में 150 रैली और रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। दक्षिण भारत में पीएम की 35 से 40 रैलियां, यूपी में पीएम की 15 से ज्यादा रैली और रोड शो। नामांकन के दिन पीएम का काशी में रोड शो। पीएम मोदी ने इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 370 सीट का लक्ष्य रखा है, वहीं एनडीए के लिए 400 का, यानी कि टारगेट बड़ा है। जाहिर है बड़े टारगेट को हासिल करने के लिए तूफानी शुरुआत करनी पड़ेगी और तूफानी प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी संभालेंगे। 25 मार्च यानी कि होली के बाद पीएम मोदी देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभा करेंगे। चुनावी सभा के साथ साथ पीएम कई रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी देश भर में करीब 150 चुनावी सभा और रोड शो करेंगे। दक्षिण भारत में पीएम मोदी 35 से 40 चुनावी सभा करेंगे। यूपी में पीएम की 15 से ज्यादा रैलियां और रोड शो होंगे। वाराणसी में नामांकन के दिन भी पीएम का रोड शो होगा। यूपी में पीएम की कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, आगरा में रैलियां कराने की तैयारी की गई है। असम में पीएम की 1 से 2 रैली होगी। पीएम जहां चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे, वहीं पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी समेत देश भर में रैली और जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मिशन 400 को हासिल करने में जुटी हुई है बीजेपी। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की एनडीए में वापसी हो सकती है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण अमित शाह से मिले, मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। आंध्र की 25 सीटों के लिए अमित शाह के घर पर ये बैठक हुई। सूत्रों का दावा है सीट शेयरिंग को लेकर भी इनमें चर्चा हुई है। आंध्र में पवन कल्याण की पार्टी है जनसेना। लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार का नारा देने के बाद बीजेपी ने सभी पत्ते खोल दिए हैं। एनडीए के कुनबे में पुराने बिछड़े सहयोगियों को शामिल किया जा रहा है। एनडीए छोड़ चुके चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से दोबारा दोस्ती की पहल की गई और बात बनती नजर आ रही है। इसी कवायद के तहत दिल्ली में अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण से अहम मुलाकात की। आज भी बातचीत का दौर चलेगा। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खुद के लिए 370 सीट और 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी ने 2 स्तर से प्लानिंग की है। पहला, बीजेपी खुद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरा, वोटों के विभाजन रोकने के लिए राज्यों में क्षेत्रीय दलों से समझौता किया जा रहा है। टीडीपी बीजेपी को 4 लोकसभा और 6 विधानसभा देना चाहती है। बीजेपी 6 लोकसभा और 15 विधानसभा सीटें लेना चाहती है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। यही वजह है कि बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में टीडीपी और जनसेना पार्टी को साथ लाना चाह रही है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च किया है। इस मौके पर सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो,
ये 7 MP मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार LG काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। और ये तो कहते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ, हमारी 370 आ रही है, हमारी 370 आ रही है। हमें नहीं चाहिए दिल्ली वाले, आपकी जरूरत ही नहीं इनको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी पंचलाइन भी जारी की, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। भगवंत मान ने भी केंद्र सरकार पर वार किया। मैं दिल्ली वालों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वोट उनको दोगे जो आपकी दवाइयाँ रोक रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाइयाँ रोक रहे हैं, इसका तोड़ लो, उसका तोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। इस बीच दिल्ली से आम आदमी पार्टी के चारों उम्मीदवार महाबल मिश्रा, कुलदीप कुमार, सहीराम पहलवान और सोमनाथ भारती मंच पर मौजूद रहे। पार्टी जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ रही है वहां के लिए अलग से कैंपेन लॉन्च करेगी। इसी बीच खबर है कि पंजाब के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 4-5 दिनों में करेगी। बिहार में विधान परिषद चुनाव के लिए महागठबंधन के 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें कांग्रेस को जगह नहीं मिली है। बिहार विधान परिषद के लिए महागठबंधन के 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इसमें आरजेडी से 4 और CPI-ML के 1 प्रत्याशी शामिल हैं। आरजेडी ने प्रत्याशियों के नामों की जानकारी दी है। महागठबंधन के प्रत्याशियों में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रदेश प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और शिवहर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रहे फैसल अली शामिल हैं, जबकि CPI-ML से शशि यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। महागठबंधन की सूची में कांग्रेस से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। कांग्रेस ने आरजेडी को समर्थन देने का ऐलान किया है। MLC चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 11 मार्च है। नामांकन की जांच 12 मार्च और नामांकन वापसी की तारीख 14 मार्च होगी। 21 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन शाम को परिणाम की घोषणा की जाएगी। विधान परिषद की 1 सीट पर जीत के लिए विधानसभा के 21 विधायकों के मत होने चाहिए। ऐसे में एनडीए 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। आरजेडी के 4 और कांग्रेस के 2 विधायकों के एनडीए में शामिल होने से महागठबंधन में सभी 5 सीटों पर जीत को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि जीत के लिए 105 विधायक होने चाहिए, जबकि आरजेडी, कांग्रेस और CPI के पास 104 विधायक ही हैं। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र में जुबानी जंग तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को एक ऑफर दिया तो सियासी हंगामा मच गया। अहो नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राहा उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा। महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही ना, तो त्यावेळेला आग्र्यामध्ये औरंगजेबासमोर कधी झुकले नव्हते छत्रपती शिवाजी महाराज, ते यांच्यासमोर झुकणार। आज मी नितीन गडकरीने जाहीर सांगतोय, द्या राजीनामा द्या, आम्ही तुम्हाला महाविकास आघाडीकडनं निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी। उद्धव ने कहा कि बीजेपी की लिस्ट में पीएम समेत बड़े नेताओं के नाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन गडकरी का नाम नहीं है। उद्धव के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। ज्या पक्षाचा बँडबाजा वाजला आहे त्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी गडकरीजींसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांना ही ऑफर देणं म्हणजे एखाद्या गल्लीतल्या व्यक्तीने मी आता तुम्हाला अमेरिकेचा राष्ट्रपती बनवतो, तुम्ही माझ्याकडे या असं सांगण्यासारखं आहे। और रूस में भारतीय लोगों की सेना भर्ती मामले में विदेश मंत्रालय का पहला बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में शामिल एजेंट्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस मामले में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय लोगों की वापसी के लिए रूसी अथॉरिटी से बात की जा रही है। साथ ही एजेंटों पर सख्त कार्रवाई के लिए CBI की जांच चल रही है। CBI ने कई जगह छापे मारे हैं। 7 मार्च को जांच एजेंसी ने दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नई में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। विदेश मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि एजेंटों के झांसे में न आए। रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में किसी भी तरह की नौकरी में जान का खतरा है, इस तरह का कोई रिस्क न लें। रूस यूक्रेन की जंग में भारतीयों की मौत की खबरें आ रही हैं। अब तक देश के 2 युवा जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों के परिवार का दावा है कि उन्हें धोखे से रूसी सेना में शामिल करा दिया गया और जंग के मैदान में उनकी जान चली गई। जान गंवाने वालों में से एक युवक गुजरात के सूरत का रहने वाला था। दावा है कि उनकी मौत यूक्रेन के एक मिसाइल अटैक में हुई। वहीं दूसरा केस हैदराबाद के मोहम्मद अफसान का है। अफसान के भाई 9 नवंबर को बाबा व्लॉग यूट्यूब चैनल के जरिए रूस गया था। यहाँ रुक एक ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।